दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे इस बार एनवायरनमेंट सेक्शन से, और क्यों मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार का एनवायरनमेंट सेक्शन थोड़ा ज़्यादा टफ था। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। आपने हमारा प्रारंभ बैच देखा होगा, जो स्टूडेंट हैं हमारे उनको भी ये बताया था मैंने, और बाकियों को भी बताया था कि इस साल आपके रामसर कन्वेंशन को 51 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो हो सकता है यूपीएससी इस टॉपिक से आपसे सवाल पूछ ले। तो यहाँ पर यूपीएससी ने कुछ ऐसा ही किया है, आपसे 4 रामसर साइट के बारे में दिया है इन्फॉर्मेशन, और आपको कहा है कि इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। अब देखिए, हुकेरा के बारे में अगर आपको पता हो तो ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, तो कहीं ना कहीं ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। रेणुका आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, रुद्र सागर आपका त्रिपुरा में ही है, वेयर एज सष्ठकोटम ये लेक आपके लोकेटेड तमिलनाडु में नहीं केरला में है, तो जिसकी वजह से ये भी आपका गलत हो गया और आंसर बन गया आपका बी ऑप्शन। अब यहाँ पर ये डायग्राम से मैंने आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे यहाँ पर आप हुकेरा को देख पा रहे हो, ये है हुकेरा आपकी लोकेशन। अब यहाँ पर इस साइड 31 को देखिए, ये सष्ठकोटम, और ये आपका 31 यहाँ पे ये लोकेटेड है। रुद्र सागर 23, दिस इज 23 त्रिपुरा में है। इसके अलावा हमारे को एक लेक के बारे में बताया गया था, दैट इज रेणुका लेक, दैट इज 7 नंबर, तो 7 नंबर यहाँ पे आपका लोकेटेड है। तो इस तरह से अगर आप इस मैप को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ऑल्दो ये मैप थोड़ा पुराना है, अब तो 49 के अराउंड साइट्स हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं यूपीएससी कॉन्टेम्प्रेरी इशू में ज़्यादा डील कर रही है इस बार एनवायरनमेंट से। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि एमिशन रिडक्शन प्लेजेस के बारे में ये अलग अलग कंट्रीज़ की मॉनिटरिंग करता है। अब इसकी जब बनाने में किसने हेल्प की है, तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और इसका वैसे तो सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, बट ये रेगुलर आपके करंट अफेयर का पार्ट नहीं था, बिकॉज इसके बारे में द हिंदू में इतना पब्लिश नहीं हुआ। एक डिस्कवर करके फॉरेन आपकी मैगजीन वगैरह आती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में गिवन था, बट एक्चुअल में ये ग्लासगो के टाइम पे थोड़ा फेमस हुआ था। और जैसे आईपीसीसी आपकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, सेम उसी तर्ज पे ये भी रिपोर्ट बनाती है, बट यहाँ पर इनका डाटाबेस क्रिएट करने के लिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सारी एक साथ मिलकर आई है। इसके बारे में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन है आपकी, उसके अलावा जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इस रिपोर्ट के लिए फंडिंग की है और काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर मोर और लेस कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि आईपीसीसी का भी मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया है, ऑल्दो इसके बारे में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, बट 90% इसका आंसर ए बनेगा, बिकॉज यहाँ पर फंडिंग्स वगैरह और सोर्सेज के बारे में बात की गई है और इसकी ऑफिशियल साइट पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो 90% इसका आंसर ए ऑप्शन है। अब ये जो आपका टॉपिक है ना, ये टॉपिक कहीं ना कहीं ग्लासगो के कारण काफ़ी फेमस है, और मैंने आप सभी को कहा था कि ग्लासगो से रिलेटेड जो भी आपके नए इनिशिएटिव लॉन्च हो, इनमें से कुछ मैंने कवर किए थे, अब उनमें से कुछ एक किए भी होते हैं। अब इनके बारे में अगर आपको ना पता हो तो आपको मैं ये कहूँगा कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ग्रुप। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक EP100 करके प्रोग्राम वगैरह के बारे में बता रखा है। अब ये करंट अफेयर में हमने कवर करा हुआ था, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी थी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये नहीं इसको परफॉर्म करती, मतलब इसके लिए ये कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव इसका नहीं है, इसके लिए UNEP एफर्ट कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो आपका ए ऑप्शन गया, सी गया और डी गया, तो इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। अब इसका सोर्स जैसे मैंने आपको कहा कि ऑफिशियल साइट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर UNEP आपको देखने को मिलेगा, IEA नहीं, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, जहाँ पर 200 घंटे में उनका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और यहाँ पर उनकी वैल्यू इनरिचमेंट करवाई जाएगी। साथ के साथ 60 डे का हमारा आंसर राइटिंग का रिग्रेस प्रोग्राम है, जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके अलावा
कुछ ऐसे राइटिंग के एसेंस के बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। एक 10 आवर का आपका कोर्स है जहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे। 6 टेस्ट ऐसे होंगे जो इवेलुएट किए जाएंगे। यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलेगी, जिससे आप अपने जो ऐसे राइटिंग के प्रैक्टिस है उसे और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए प्रारंभ बैच है। ये एक फाउंडेशन बैच है जहाँ पर आप कंप्लीटली होलिस्टिक मैनर में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को सीसेट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर 50 आवर का उनका एक डेडिकेटेड कोर्स उसके लिए भी है। अब मेंस 2023 के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऑप्शनल्स के अपॉर्चुनिटी है, जैसे PSIR जो सुमित सर लेते हैं, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर। इसके अलावा ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम भी है हमारा, जिसमें 15 आवर की आपकी क्लास रहेगी और प्रैक्टिस कराई जाएगी कि कैसे आप ऐसे को अप्रोच करें। साथ के साथ जो बच्चे कुछ ठीक ठाक लेवल तक अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं और उन्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो DPP यानी कि हमारा प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पे DMP यानी ये हमारी एक मेंस बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज़ है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं IDMP, मतलब दोनों के बेनिफिट एक साथ। तो यहाँ पर इन कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए अब फर्दर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा UPSC ने इस बार। अब यहाँ पर आपको कहा कि जो रेन फॉरेस्ट है वो आपके लंग्स है अर्थ के, तो वेटलैंड्स को किडनी क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पर इसका आंसर है C ऑप्शन, बिकॉज आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो वेटलैंड्स हैं जितने भी आपके, जैसे मान लीजिए कोई रिवर वगैरह बह के आ रही है तो ये एक इकोटोन एरिया है, मतलब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के बीच का लेवल देखने को मिलता है, इकोटोन एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी सेडिमेंट्स वगैरह जो आपकी रिवर ऊपर से लेके आ रही होती है यहाँ पर डिपॉजिट होती है, और यही एक कारण है यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सॉइल की स्टेबलाइजेशन होती हुई दिखती है, सेडिमेंट्स की बैलेंसिंग होती हुई दिखती है, और ये आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाता है जो आपकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है USA की, उसके ऊपर भी। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर है आपका C ऑप्शन। अब ये कहीं ना कहीं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इकोटोन एरिया है, सेडिमेंट्स वगैरह को बचाने में मदद करते हैं। आपने अक्सर इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड के बारे में सुना होगा। एंड अगेन आप एक चीज़ देखिए, रामसर साइट के 50 साल कंप्लीट हुए थे, मैंने आपको कहा था कि वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। अब इसकी ये इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको इंपॉर्टेंस पता होती तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में बात की गई है। अब इसके लिए आप सोर्स देखिए, 2020 के आसपास ये आपकी गाइडलाइंस आई थी WHO की, जिसके बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये हमने अपने प्रारंभ बैच में भी जो स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा मुझसे। तो यहाँ पर आप देखिए 2021 में यहाँ पर कुछ चेंजेस लाए गए हैं 5 और 15, और इन्हीं के बारे में पहली स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम्स। अब यहाँ पर ये 15 कहाँ है, 24 आवर्स मीन्स पे है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे 24 आवर मीन्स पे 2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर है उसकी जो कह सकते हैं वैल्यू है, डैट इज़ मोर, मतलब 15 से मोर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर ठीक हो जाएगा, बिकॉज इसकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की भी बात करें तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 माइक्रोन के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 5 माइक्रोन के बारे में बात की गई है, और माइक्रोग्राम के बारे में, सॉरी, और यहाँ पर भी 5 माइक्रोग्राम के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, आप ऑप्शन C को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप बाकी स्टेटमेंट्स को अगर पढ़ेंगे तो आपको मोर और लेस ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट फोर्थ स्टेटमेंट पे आइए एक बार, एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। अब इसके बारे में, ओजोन पोल्यूशन के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा है, पोल्यूशन टॉपिक पे मैंने खुद भी आपको पढ़ाया है ये। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब फर्स्ट ठीक है, फोर्थ ठीक है, तो इसके बाद आप D ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं 50-50 प्रोविजन पे आ चुके हैं। अब इसके बाद एक रिसर्च पब्लिश हुई थी USA बेस्ड किसी एजेंसी की, जहाँ पर ये कहा गया था कि जो PM10 है, ये जो माइक्रोमीटर के आपके पार्टिकल्स हैं, ये लंग्स के अंदर तो जा ही सकते हैं, साथ के साथ आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, और आंसर बन जाएगा आपका A ऑप्शन। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 44 के बारे में रेस्ट श्योर रहिए, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक है आंसर आपका।
अगर 46th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पॉलीथीन के बारे में बात की गई है। पॉलीथीन कौन सा? पेट बॉटल्स। अब इसके बारे में जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए ना, स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो 2016 में आपकी न्यूज़ में थी। अभी रिसेंट टाइम में आप में से बहुतों ने इनके बारे में सुना भी नहीं होगा, बट कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको इसका आंसर करने में हेल्प कर सकती है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप इनके जो पेट बॉटल्स हैं, इनसे बनी हुई चीज़ों को जला देते हैं, इंसिनरेशन कर देते हैं, तो इससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होगा। बट इंसिनरेशन में आप देखते हैं कि गैसेस का एमिशन होते हैं, चिमनी वगैरह लगा के काफ़ी हाई लेवल पे हम इन गैसेस को, मतलब नॉन टॉक्सिक गैसेस को रिलीज कर देते हैं। अब अगर ये आपकी फोर्थ स्टेटमेंट को हम देखें तो विदाउट कॉजिंग, मतलब बिल्कुल भी नहीं एमिशन हो रहा है, तो इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। तो आप ऑप्शन बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली। अब इसके बाद आपने लगाना है थोड़ा सा दिमाग। अब दिमाग में आप ये देखिए, सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट में से एक ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि आप अल्कोहल को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप के अल्कोहल को स्टोर कर सकते हैं पेट बॉटल्स में। देखिए, आप जो सैनिटाइजर यूज़ करते हैं दैट इज़ गुड, वो आप यूज़ कर सकते हैं शायद इन पेट बॉटल्स में, आपने देखा भी होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि जो आपके ड्रिंकिंग बॉटल्स होते हैं, जैसे बियर्स की जो बॉटल्स हो गई या अल्कोहल जो ड्रिंक करने वाली होती है उनकी बॉटल्स होंगी, जनरली आप देखेंगे कि वो हम कांच के उसमें स्टोर करते हैं। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी आपका टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा तो कहीं ना कहीं लीचिंग देखने को मिलती है आपको प्लास्टिक बॉटल्स में ड्यू टू अल्कोहल। अब अगर आपके दिमाग में ये होगा कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, टेम्परेचर के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ईजिली अपनी कॉमन सेंस के साथ इस सेकंड पार्ट को एलिमिनेट कर सकते थे। अब अगर आप सेकंड को एलिमिनेट कर दे तो आप ईजिली ऑप्शन ए तक पहुंच सकते थे। अब इसका अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो यही यहाँ पर बता रखा है कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है, केमिकल सब्सटेंस जो है, उनकी टेंडेंसी है वो लीच करेंगे अगर अल्कोहल को हम उनमें स्टोर करेंगे और टेम्परेचर वहाँ पर राइज होता है तो। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक आर्टिकल से उठाई है, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आर्टिकल 2017 में पब्लिश हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आप ये देखिए कि जो, और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, अल्कोहल में इंडिया में क्या किया है, एक नोटिफिकेशन आई थी 2016 के आसपास जिसमें ये कहा गया था कि अल्कोहल को पाउच वगैरह में आप बेच नहीं सकते। इसके ऊपर भी एक मिनिस्ट्री ने नोटिस वगैरह निकाला था। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका आर्टिकल है, जो इसका पॉइंट है पर्टिकुलरली, वो बहुत पुराना है और जनरली आपको किसी भी स्टैटिक बुक में देखने को नहीं मिलेगा ऐसे पॉइंट। तो ये एक कंटेम्प्रेरी इशू का क्वेश्चन था, बट कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से हम इसको हैंडल कर सकते थे कुछ हद तक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायो रॉक टेक्नोलॉजी। अब ये भी आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो कंप्लीटली ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कीजिए। अब इसमें ये 2020 का आपका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जहाँ पर उसके बाद से ये फ्रिक्वेंटली आपका न्यूज़ में भी रहा है। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले भी ये न्यूज़ में था और उससे पहले 1 महीने पहले भी ये न्यूज़ में रहा है। अब ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी जो है, ये कोरल्स को कहीं ना कहीं रिस्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। और यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है ए ऑप्शन, क्योंकि उस कोरल ब्लीचिंग को रोकने के लिए हम इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट डायरेक्टली फ्रॉम एन आर्टिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मियावाकी मेथड। अब जापान के एक पर्सन थे जिन्हें मतलब पुरस्कार भी मिला था इस टेक्नोलॉजी के लिए। ये अर्बन एरिया में आपके कहीं ना कहीं फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसे यूज़ किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर अर्बन एरिया के बारे में बताया गया है। और अगेन ये आपका कॉन्टेम्प्रेरी इशू है 2020 का। आपको अगर मतलब 1-1.5 साल के करंट अफेयर के बारे में पता था तो ही आप इसके बारे में जान सकते थे, अदरवाइज नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं आता था तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। इसमें कोई गेस वर्क आपका काम नहीं कर सकता है। 4 ऑप्शन है, एक सिलेक्ट करना है, तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसी चॉइसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके रोल के बारे में पूछा गया। अब इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, बट एक चीज़ बता दूं, कोल मैंने आपको कहा था कि रीसेंट टाइम में, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया था कि ज्योग्राफी में कोल की किल्लत होने की वजह से रीसेंट टाइम में कोल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो वहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। बट स्टिल ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूपीएससी ने पूछी है आपसे, ये आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये फ्रिक्वेंटली आपकी न्यूज़ में नहीं आती हैं।
और कहीं ना कहीं हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर भी कर देते हैं, और हो सकता है थोड़ी स्लाइट रीडिंग की हो, और इतनी डिटेल में जितना यूपीएससी ने पूछा है, थोड़ा ये क्वेश्चन टफ था आपका। तो यहाँ पर फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे को एक चीज़ पता है कि लिग्नाइट ब्लॉक्स की जो मॉनिटरिंग होती है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, बट इससे मेरा आंसर नहीं निकलता, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं फिर मेरे को इसकी साइट पे जाना पड़ा। अब इसकी साइट पे जाके जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, तो यहाँ पर पता लगता है कि ये लिग्नाइट ब्लॉक को तो कहीं ना कहीं हैंडल करता है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक होनी चाहिए। अब ये तो आपकी ए ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन और डी सभी में ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेकंड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर कहा गया कि एक्विजिशन वगैरह होती है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं के पास आता है। अब अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर इनकी एक स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, कि यहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो इसके लिए भी आप इनके पास ही जाएंगे। अब सेम स्टेटमेंट है। अब थर्ड कहाँ पर आपका ठीक हो जाता है, यहाँ पर ठीक हो जाता है सेकेंड एंड थर्ड, बाकी सभी स्टेटमेंट आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं। बट अगेन ये क्वेश्चन ऐसा था जो अटेम्प्ट वही कर सकता था जिसने इसके बारे में पढ़ा था, कोई गेस वर्क यहाँ पर काम नहीं कर सकता। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी था। अगेन इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपने इसके बारे में, जैसे मैंने तो आपको पढ़ाया था प्रारंभ बैच में भी और तेजस में भी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये आपकी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनी थी। तो यहाँ पर ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, क्योंकि कई स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बट ये ऐसी बॉडी नहीं थी। ऑल्दो आपने कहीं ना कहीं करंट अफेयर में इसके बारे में पढ़ा होगा, बिकॉज वाटर स्ट्रेस के कारण ये अथॉरिटी फ्रिक्वेंटली आपकी न्यूज़ में रही थी। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको याद रखना कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आपका सी ऑप्शन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बना है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। अब ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी टर्म है जहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को फॉल्सली क्लेम करते हैं कि ये आपका जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, और ऐसा करते हुए वो अपने प्रोडक्ट को बेचती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को सही एक्सप्लेन करता है आपका ए ऑप्शन, दैट इज कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। सेम यहाँ पर ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बता रखा है, तो मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर ए ऑप्शन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं आप लिंक कर सकते थे। अल्बीडो के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता होता तो आप इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं ईजिली हैंडल कर सकते थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हाई क्लाउड जो है वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको सरफेस पे टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है, कूल देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है। देखिए जो आपके लो क्लाउड होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी सोलर रेडिएशन को, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कूलिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हाई क्लाउड नहीं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इंटरचेंज करके लिखी गई है। देखिए जब हम बात करते हैं अल्बीडो वैल्यूज़ की, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऊपर आपके क्लाउड्स है ना, इसके रिफ्लेक्शन करने से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज अर्थ के पास जितने सरफेस के पास जाके जितना रिफ्लेक्ट होगी आपकी सनलाइट, उससे अर्थ के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा रहेगा। अब जितना ज़्यादा ठंडा आपका टेम्परेचर रहेगा, उसी को यहाँ पर इंटरफेयर करके आपको देखना था। तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा नीदर 1 नॉर 2। अगेन ये भी आपका एक डिस्कवर करके वेबसाइट है, मतलब मैगजीन, उसी में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ये स्टडी उसमें पब्लिश हुई थी। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपके लो थिक क्लाउड्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को और कूल करते हैं अर्थ के सरफेस को, जैसे इस तरह के कुछ बादल, जिसकी वजह से आपकी जो सनलाइट है वो क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। उसके अलावा जो आपके हाई थिंक क्लाउड्स होते हैं वो इस चीज़ में इतने कारगर नहीं है, क्योंकि रेडिएशन उनसे पास थ्रू कर सकती है और वो वापस जाती हुई रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 84th क्वेश्चन। अब ये टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं है, बट इस बार पूछा है। गुजरात का लार्जेस्ट सोलर पार्क। अब ये आपका राजस्थान में एक
पार्क था जो न्यूज़ में रहा था, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपका लार्जेस्ट पार्क है, जिसका नाम भदला सोलर पार्क है। माफ़ करना अगर मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पा रहा हूँ लोकल लैंग्वेज में, अगर इसका नाम कुछ और हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि केरला में, अब पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि राजस्थान आंसर था इसका। पहला स्टेटमेंट गलत, ए ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, 50-50 तक पहुँच चुके हैं। अब केरला में आपका सोलर पावर प्लांट लगा है, मतलब एयरपोर्ट पे फुल्ली सोलर पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि आपके जो एयरपोर्ट है वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर ही यूज़ कर सके, ज़्यादा पोल्यूट ना करे इन्वायरमेंट को। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये वन ऑफ द ऐसे एयरपोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये बात आनंद महिंद्रा जी ने अपने एक ट्वीट के थ्रू शेयर की थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी आपकी न्यूज़ में रही थी आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है और आंसर बन जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब इनके बारे में ये जैसे मैंने आपको आर्टिकल दिखा रखे हैं, ये डायरेक्टली न्यूज़ आर्टिकल से ही लिए गए हैं। तो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद द रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट समझने के लिए कहा गया। अब पहली स्टेटमेंट है वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। अब इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा मैं भी असमंजस में था इस स्टेटमेंट को लेके, बट उसके बाद जब मेरे को मैंने गूगल किया तब मेरे को पता लगा कि 2012 में एक जजमेंट आई है आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट की। अब इस जजमेंट के तहत ये कहा गया है कि भैया ये जो आपके जितने भी एनिमल्स हैं ये प्रॉपर्टी हैं किसकी, गवर्नमेंट की। अब यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट ठीक हो चुकी है। अगर पहली स्टेटमेंट ठीक है तो आप बी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मान लो आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, आप फिर भी 50-50 तक तो पहुंच सकते थे, बाकी आगे आपका लक हो सकता था। देखिए अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ दें, थर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, आप सेकंड को एक बार रीड कर लेना, कोई इशू नहीं है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर कोई जानवर आपका ह्यूमन के लिए डेंजर हो जाता है तो उसको कैप्चर और किलिंग करने की परमिशन दे सकते हैं। तो जो हम देखते हैं टाइगर अवनी के बारे में एक मूवी भी आई थी, तो वहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में बात की गई थी ना कि किलिंग हम कर सकते हैं टाइगर की अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर है, तो ऐसी परमिशन दे सकते हैं आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो यहाँ पर अगर आप थर्ड स्टेटमेंट ठीक कर देते हैं तो आप बी और ए को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे, उसके बाद आप 50-50 तक पहुँचते। यहाँ से आपका लक था, क्योंकि ये जो पहली स्टेटमेंट है काफ़ी डाइसी है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, बट कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते तो शायद आप सही आंसर तक पहुँच सकते थे। जैसे मान लीजिए एक जानवर कभी नेशनल पार्क में मरता है तो उससे मान लीजिए एक हाथी मरा है तो उसके जो दांत वगैरह हैं या कुछ भी है वो गवर्नमेंट के पास ही तो जाता है ना। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना था कि बस इस तरह के जो वाक़े होते हैं उसमें गवर्नमेंट उस एनिमल की जो भी बिलोंगिंग होती हैं, चाहे उसके पंजों के नाखून हैं या दांत हैं, कुछ भी है, वो गवर्नमेंट रखती है। तो यहाँ पर अगर आप इस सोच के साथ चलते तो भी आप इस आंसर को ठीक कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये थोड़ा वेग है, बट स्टिल कुछ हद तक आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते थे अगर आप इस तरह से चलते तो सारे ऑप्शंस पढ़ते और फिर एंड रिजल्ट पे पहुंचते तो आप 50-50 तक पहुंचते और वहां से आप डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे कुछ हद तक। तो यहाँ पर वैसे आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको आपने सभी ने ये बेसिक ऑफ इकोलॉजी टॉपिक जो मैंने आपको प्रारंभ बैच में कराया था उसमें भी इसके बारे में बताया था, और आप जनरली 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ते तो वहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पर बात की गई है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपकी एसिड ड्रेन कर सकती है। अब यहाँ पर आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये दो मेजर कारण हैं जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि एसिड रेन होती है। अब ये दोनों होने के बाद आपके पास कोई और ऑप्शन बनता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। अब इसके लिए एक आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे, आप चाहें तो इससे मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से बर्ड कौन सी नहीं है। अब गोल्डन मशीर तो कॉमनली आपकी न्यूज़ में रही है, हिमालयन एरिया में देखने को मिल जाती है और ये एक फ़िश है। अगर आपने करंट अफेयर ढंग से फॉलो किए होते तो आप इजीली इस ऑप्शन को कहीं ना कहीं जज कर सकते थे और यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू दी, ये मैंने आर्टिकल भी आपके साथ शेयर किया और ये अभी रिसेंट टाइम में भी आपका न्यूज़ पे रहा है।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब ये भी आपको कहीं ना कहीं प्रारंभ बैच में इसके बारे में बताया गया था, बट कंप्लीटली इसका आंसर वहाँ से नहीं निकल सकता है, बिकॉज कुछ एक चीज़ें तो हम शेयर करते हैं, बट कुछ चीज़ें यूपीएससी अपनी तरफ से भी ऐड करके आपसे पूछ लेता है। अब देखिए, चिकपी के बारे में आपको सभी को पता होगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका सी और डी ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो चुका है। अब आपको मात्र ये देखना था कि फोर्थ ऑप्शन ठीक है या फिफ्थ। अब क्लोवर आपका एक ऐसे प्लांट का मतलब पत्ता इसके जो होते हैं कुछ इस तरह के दिखते हैं, और इस तरह के दिखने वाले इन पत्तों से आप अक्सर देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपके साथ आर्टिकल भी शेयर किए, आप चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर भी आप 50-50 तक पहुँच सकते थे अपनी नॉलेज के साथ। क्लोवर अक्सर आपने किसी बुक में नहीं सुना होगा, यहाँ पर भी आप 50-50 तक तो ईजिली पहुँच सकते थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी यूपीएससी आपको दुविधा में डाल रही थी। अगर आपको क्लोवर के बारे में पता होता तो ही आप सही आंसर को गेस कर सकते थे। नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब ये स्पीशीज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसे स्पीशीज हैं जिसे कल्टीवेटर ऑफ फंगई कहा जाता है। देखिए, आप सभी ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी के बारे में सुना होगा, और वहाँ पर जो एक दूसरे के ऊपर बेस्ड, और उस चैप्टर में आपने सुना होगा म्यूचुअलिज्म के बारे में। तो यहाँ पर एंट और आपकी फंगी ये दोनों ही म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं, और दोनों को एक दूसरे से बहुत बेनिफिट होता है। कहा यह भी जाता है डायनासोर के होने के कई हजार साल बाद आपकी चींटी आई थी, और ये चींटी पहली एग्रीकल्चरिस्ट थी वर्ल्ड की। इसी बारे में एक आर्टिकल आपका लिखा गया था 5 जनवरी 2022 में, और जिसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ऑल्दो अगर आप मुझसे पूछे कि इस बारी का जो पेपर था वो कितना टफ था, देखिए कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे 19 में से जिनकी आपको शायद हवा भी ना लग पाती। अब हवा क्यों नहीं लग पाई? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, आपको इन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार करना था। आपके कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जहां पर आप 50-50 तक पहुंचे। उसके बाद आपके कहीं ना कहीं गेस वर्क है, इंटेलिजेंट गेसिंग है, वो वर्क करनी थी। और उसके अलावा आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आप ये देखते हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप इन्हें सॉल्व कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट से टफ कह सकता हूं मैं आपका इस बारी का एनवायरनमेंट सेक्शन। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।